आज हमें जो नया चैप्टर करना है बेसिकली उस चैप्टर का नाम है प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स। तो ये चैप्टर बहुत ही अच्छा और बहुत ही नया चैप्टर होता है मार्केट्स को लेकर, प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स। ठीक है, और इस चैप्टर की वेटेज अगर आपको बताऊं, इस चैप्टर की वेटेज लगभग 8 से 12 नंबर के बीच में है ना। तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखो इस चैप्टर की अगर हेडिंग को ब्रेक डाउन करूं पहले, तो इस चैप्टर की हेडिंग में क्या दे रखा है, देखो डिफरेंट मार्केट्स। मार्केट्स वर्ड आपने सुना है वैसे कभी? मार्केट किसे बोलते हैं? बाज़ार, राइट। मार्केट मतलब बाज़ार, और डिफरेंट मार्केट मतलब अलग अलग तरह के बाज़ार, भिन्न भिन्न प्रकार के बाज़ार। तो भिन्न भिन्न प्रकार के बाज़ारों में दाम कैसे निकलता है? दाम का मतलब हो गया प्राइस, डिटर्मिनेशन का मतलब कि कैसे निकालेंगे। तो भिन्न भिन्न बाज़ारों में दाम कैसे निकलता है, ये इस चैप्टर में हमें सीखना है। तो इस चैप्टर को मतलब क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इस चैप्टर को इसीलिए ICAI ने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो आप भी ऐसे 3 बाइफर्केशन कर सकते हो, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। तो ऑब्वियसली आज तो हम क्योंकि बेसिक से ही शुरू करेंगे, तो हम तो यूनिट 1 से ही करेंगे। है ना। तो हमें तो बाज़ारों के बारे में आज पढ़ना है, और बाज़ार अलग अलग तरह के होंगे, और अलग अलग तरह के बाज़ारों में दाम कैसे निकलेगा वो पता लगाना है। जैसे भाई ये कैलकुलेटर है, अब इसका एक अलग बाज़ार है। अब ये कैलकुलेटर 600 रुपये का है, तो इसका प्राइस कैसे निकला ये सीखना है। तो अलग अलग बाज़ारों में दाम कैसे निकलते हैं ये सीखेंगे। तो इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। तो हम यूनिट 1 से ही सीखेंगे आज। तो आप यूनिट 1 हेडिंग डाल सकते हो। यूनिट 1 बहुत ही सिंपल थ्योरेटिकल यूनिट है। इसका नाम है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट। मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट। मीनिंग मतलब कि क्या मतलब है, और टाइप्स मतलब प्रकार। तो पहले तो हम बाज़ार की ही बातें समझेंगे, बाज़ार आखिर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। तो मार्केट्स के बारे में देखते हैं भैया क्या है। चलो, तो सबसे पहले मेरे साथ फर्स्ट एरो डाल के लिखो मार्केट। मार्केट किसे कहते हैं? तो इट इज़ अ प्लेस वेयर goods are purchased and sold. It is a place where goods are purchased and sold. तो बहुत ही सिंपल मतलब है। तो मार्केट का मतलब है कि मार्केट एक ऐसी जगह है, प्लेस है ना, जगह है जहाँ पर हम गुड्स को यानी कि सामान को, वस्तु को या तो खरीदते हैं या बेचते हैं और बेचते हैं। तो बाज़ार का मतलब हो गया कि एक ऐसी जगह जहाँ पर हम सामान को खरीदते हैं और बेचते हैं। तो गुड्स जो है उस पर एक छोटा सा स्टार लगाते हैं। तो पहले गुड्स की बात करते हैं। गुड्स किसे कहते हैं? तो पहले आप बताओ गुड्स का मतलब। जो कंज्यूमर को यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में गुड्स जो होते हैं ना, उनको 2 नज़रियों से देखा जाता है। तो हम गुड्स जो है उसके नीचे छोटे छोटे 2 एरो बना लेते हैं। इकोनॉमिक्स में गुड्स को कहा जाता है कि भाई या तो ये इकोनॉमिक गुड होगा या फिर ये नॉन इकोनॉमिक, मतलब उसको बोलते हैं फ्री गुड होगा। तो या तो ये इकोनॉमिक गुड होगा या फ्री गुड होगा। सामान, बिल्कुल सही, गुड्स मतलब सामान। लेकिन इकोनॉमिक्स में हम इसके 2 नज़रिए मानते हैं कि या तो ये इकोनॉमिक गुड होगा या फ्री गुड होगा, नॉन इकोनॉमिक होगा। तो फ्री गुड का मतलब किसको कहते हैं? पहले फ्री गुड देखते हैं। फ्री गुड का मतलब होता है
जिसके लिए आपको कोई दाम देने की आवश्यकता नहीं है, फ्री। जैसे उसका एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, हवा, एयर या सनशाइन, है ना, तो वो आपके लिए फ्री है। तो इसका कोई बाजार नहीं है। आप बाजार में जाके ये नहीं कहते कि चलो भाई आज सनशाइन खरीदने आए हैं हम। तो बाजार जो है यानी कि मार्केट जो होता है वो सिर्फ इकोनॉमिक गुड्स का होता है। फ्री गुड्स के लिए मतलब हम ये टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं करते। तो इकोनॉमिक गुड क्या होता है वो लिख लो। इकोनॉमिक गुड का मतलब होता है, इकोनॉमिक गुड किसे कहते हैं, एक तो स्कार्स वर्ड लिख लो, कॉमा, दूसरा लिख लो कमांड प्राइस। ये इसके कीवर्ड्स हैं। तो जैसे आप कोई भी उदाहरण दो, कार, तो कार जो है वो स्कार्स है। स्कार्स का मतलब होता है लिमिटेड। दुनिया में लिमिटेड गाड़ियां हैं, अनलिमिटेड नहीं है। और कमांड प्राइस का मतलब इसकी कोई मतलब वैल्यू या इसका एक प्राइस होता है। आपको गाड़ी ऐसा नहीं है कि फ्री में मिल जाएगी कुदरत की तरफ से, तो आप गाड़ी को फ्री गुड नहीं कह सकते। गाड़ी जो है वो कैसा गुड है, इकोनॉमिक गुड। और कोई भी उदाहरण ले लो जो आपका मन करे। पेन, बच्चा कह रहा है बाइक, ठीक है। तो मतलब कोई भी गुड जो आप सोच सकते हो वो स्कार्स होगा, मतलब लिमिटेड होगा, और उसका कोई ना कोई दाम होगा। तो जो भी ऐसे गुड्स होते हैं हम इस चैप्टर में सिर्फ उन्हीं की बात करते हैं। तो इस चैप्टर में गुड्स का मतलब एक तरह से इकोनॉमिक गुड्स है, ये ध्यान रखना है। गुड्स का मतलब फ्री गुड्स नहीं है, गुड्स का मतलब है इकोनॉमिक गुड्स। तो पहले इतना क्लियर हो गया गुड्स, ठीक है। तो बेसिकली बाजार एक ऐसी जगह है जहाँ पर गुड्स को हम खरीदते हैं और बेचते हैं। फिर इसी के नीचे एक सेकंड स्टार पॉइंट लिखते हैं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखना है इन मार्केट कॉमा एक्सचेंज वैल्यू इज सिग्निफिकेंट। एक्सचेंज वैल्यू इज सिग्निफिकेंट ब्रैकेट में नॉट सेंटीमेंटल वैल्यू। नॉट सेंटीमेंटल वैल्यू को हाईलाइट कर लेता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो ये कीवर्ड है। तो जितने भी कीवर्ड है मैं खुद हाईलाइट करता रहूँगा, आप भी करते रहना। तो मार्केट में एक्सचेंज वैल्यू ही सिग्निफिकेंट है, नॉट सेंटीमेंटल वैल्यू। तो बच्चा कहता है सर इसका मतलब क्या? तो देखो इसका मतलब ये कि मान लो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक शर्ट या टी शर्ट, कुछ भी समझ लो, मतलब ठीक है। और मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चों इस टी शर्ट के साथ, इस शर्ट के साथ मेरे बहुत से इमोशंस जुड़े हुए हैं। जब मैंने ये टी शर्ट पहनी तो मैंने सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया। फिर यही टी शर्ट पहन के मैं सीए इंटर का एग्ज़ाम देने गया। यही टी शर्ट पहन के मैंने सीए फाइनल का एग्ज़ाम दिया और मैंने क्लियर कर लिया। तो ये टी शर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी टी शर्ट है, इससे मेरे सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। अब मैं इसको अगर बाज़ार में बेचूंगा तो मैं तो 10 करोड़ रुपए में बेचूंगा। तो इसको बोलते हैं सेंटिमेंटल वैल्यू, है ना। लेकिन परंतु क्या बाज़ार में इसकी सेंटिमेंटल वैल्यू की कोई सिग्निफिकेंस है? नहीं। तो यही बात लिखी है कि बाज़ार जो है वो सेंटिमेंटल वैल्यू पर नहीं चलता, बाज़ार में चलती है एक्सचेंज वैल्यू, मतलब जितने में ग्राहक खरीदेगा, है ना। तो सेंटिमेंटल वैल्यू का बाज़ार में कोई भी रोल नहीं है। तो क्लियर हो गया पॉइंट। तो इन मार्केट एक्सचेंज वैल्यू इज सिग्निफिकेंट, नॉट सेंटिमेंटल वैल्यू। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब इस बात को एक कोटेशन में दिया है, तो वो कोटेशन हम बादल में लिख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में बादल पूछा है कई बार। इसी बात को थोड़ा सा मतलब एक कोटेशन का रूप दे देते हैं। तो कोटेशन कुछ ऐसी है, प्राइस कॉनोट्स, CONNOTES, कॉनोट्स मनी वैल्यू। प्राइस कॉनोट्स मनी वैल्यू। तो इसका मतलब भी लिख लो,
इसका मतलब है दैट इज परचेजिंग पावर, दैट इज परचेजिंग पावर ऑफ एन आर्टिकल इज एक्सप्रेस्ड in money terms, that is purchasing power of an article is expressed in money terms. हम हर वस्तु की परचेजिंग पावर यानी खरीदने की जो भी क्षमता है या जो भी वैल्यू है वो मनी की टर्म्स में बताते हैं। तो सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक आज कोई भी चीज़ हो उसकी वैल्यू आप किसके टर्म्स में बताते हो? मनी के टर्म्स में। तो इस बात को कहावत के तौर में अंग्रेजी में कहते हैं प्राइस कॉनोट्स मनी वैल्यू, यानी कि प्राइस जो है दाम क्या दिखाता है? मनी वैल्यू दिखाता है कि भाई ये पेन कितने का? 100 रुपये का, ये कैलकुलेटर कितने का? 600 रुपये का। तो प्राइस जो है वो इस चीज़ की मनी वैल्यू दिखा रहा है, तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्राइस कॉनोट्स मनी वैल्यू। तो क्लियर हो गया यहाँ तक? तो यहाँ तक की सारी बातें बिल्कुल ओके। अच्छा, तो ये तो पहला एरो था मार्केट की। भाई मार्केट क्या है? तो मार्केट तो ये है, एक जगह है जहाँ सामान खरीदना है, बेचना है, और सामान मतलब इकोनॉमिक गुड, और वैल्यू मतलब कौन सी वैल्यू? मतलब एक्सचेंज वैल्यू, सेंटिमेंटल वैल्यू नहीं। और हिंदी में मुहावरा हो गया कि प्राइस क्या दर्शाता है? मनी वैल्यू। अंग्रेजी बन गई प्राइस कॉनोट्स मनी वैल्यू, है ना। तो हर चीज़ का दाम मनी वैल्यू यानी मनी की टर्म्स में नज़र आता है। चलो उसके बाद जी सेकंड एरो, एलिमेंट्स ऑफ मार्केट। मार्केट के क्या एलिमेंट्स होते हैं? चलो, तो वैसे तो बहुत एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन हमें कुछ ही एलिमेंट्स से मतलब है, तो हम आपको 5 एलिमेंट्स लिखवाएंगे। तो पहला लिखते हैं जी बायर्स एंड सेलर्स, बायर्स एंड सेलर्स। दूसरा लिखते हैं प्रोडक्ट और सर्विस। तीसरा लिखते हैं बार्गेनिंग फॉर प्राइस। चौथा लिखते हैं नॉलेज अबाउट मार्केट। और पांचवा लिखते हैं वन प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट, वन प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट। तो कीवर्ड्स कुछ हाईलाइट कर लेते हैं, बार्गेनिंग कर लेते हैं, नॉलेज, वन प्राइस, बस। चलो, तो आप कोई भी मार्केट सोच सकते हो अपने मन में जो आपका दिल करे। तो मैं भी ऐसे ही बना देता हूँ। तो कोई भी मार्केट सोच लेते हैं। तो जैसे आप कोई भी बाज़ार सोच लो, है ना, अपने मन में। ठीक है, बस मन में सोचना है, मुझे नहीं बताना। तो अपने अपने मन में जो भी बाज़ार आपको सोचना है वो सोच लो, और फिर इमेजिन करके बताते रहना कि उस बाज़ार में आपको बहुत सारे ग्राहक मतलब बायर्स और बहुत सारे सेलर्स मतलब दुकानदार, बेचने वाले, वो नज़र आ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, तो पहला एलिमेंट टिक लगा दूं। तो नज़र आ रहा है आपको? विजुअलाइज करना है, मुझे बाज़ार मत बताना, मन में सोचो। तो आप जो भी बाज़ार सोच रहे हो उसमें आपको बहुत सारे बायर्स और सेलर्स नज़र आ गए। ठीक है, फिर जो भी बाज़ार आप मन में सोच रहे हो उसमें आपको या तो कोई वस्तु या कोई सर्विस नज़र आ गई, है ना। बाज़ार मत बताना मुझे, बट जो भी बाज़ार मन में सोच रहे हो उसमें कोई प्रोडक्ट दिख रहा है आपको? सबको दिख रहा है? तो टिक लगा दूं। ठीक है, फिर आपको उस बाज़ार में जो वस्तु नज़र आ रही है उसको लेकर बायर्स के बीच में और सेलर्स के बीच में अब आवाज़ें सुननी है। बायर कह रहा है भैया सस्ते में लगाओ, ये तो महंगा है। ये आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, नज़र आ रहा है? ठीक है, तो ये भी टिक लगा देता हूँ।
तो यहाँ तक सारे एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं आपको बाज़ार में, ठीक है। फिर सेलर आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है मैं तो 5 करोड़ रुपए लूँगा। तो क्या आपको बाज़ार का ज्ञान है, नॉलेज है, ठीक है। या आप सेलर को कह रहे हो कि भैया मैं तो गाड़ी खरीदने आया हूँ, मैं 1 रुपये दूंगा। तो क्या सेलर को बाज़ार का ज्ञान है? तो जो भी बाज़ार आप इमेजिन कर रहे हो उसमें आपको नॉलेज है, नज़र आ रही है नॉलेज, ठीक है, तो टिक लगा देता हूँ। फिर फाइनली आप प्रोडक्ट खरीद लो अपना जो खरीदने आए हो, तो उस प्रोडक्ट का आपको एक दाम नज़र आया, बताओ आपने कितने में खरीदा? तो तुमने 5 रुपए में खरीदा, तो तुम छोटे बाज़ार खुद इमेजिन कर रहे हो। नहीं, मुझे प्रोडक्ट मत बताओ, मुझे बाज़ार मत बताओ, वो अपना खुद इमेजिन करो। मुझे बस ये बताओ आपने जो प्रोडक्ट खरीदा उसके लिए कितने रुपए दिए? 1000 रुपये, ठीक है। तो मतलब सबको अपने अपने विजुअलाइजेशन में एक दाम नज़र आ गया, एक प्राइस नज़र आ गया अपने प्रोडक्ट का, ठीक है, तो टिक लगा देता हूँ। तो आपने बाज़ार के जो 5 एलिमेंट्स मतलब बाज़ार इमेजिन करा, उसमें आप संतुष्ट हो? 5 एलिमेंट्स नज़र आए? कोई भी बच्चा विजुअलाइज करने में कोई एलिमेंट छोड़ तो नहीं गया? तो आप ओके हो 5 एलिमेंट से, ठीक है। तो ये 5 एलिमेंट्स जो होते हैं ये बाज़ार के एलिमेंट्स बोलते हैं इनको। तो और भी होते हैं खैर, लेकिन हमें इन 5 से मेन मतलब है, तो इन्हें बोला जाता है एलिमेंट्स ऑफ मार्केट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एरो, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स, या ऑब्लिक करके लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट, है ना। तो ये इसमें बहुत सारी बातें हमें पढ़नी है। चलो, तो हम अलग अलग तरह के टाइप्स आपको सिखाते हैं। तो सबसे पहले तो लिखते हैं नंबर 1 फैक्टर मार्केट एंड प्रोडक्ट मार्केट, ठीक है। इसको हाईलाइट कर देता हूँ, चाहे बहुत सारे तरह के क्लासिफिकेशन है, टाइप्स हैं। तो पहला है फैक्टर मार्केट एंड प्रोडक्ट मार्केट। चलो, तो जिन जिन बच्चों ने क्लास 12th में मतलब कक्षा 12वीं में नेशनल इनकम चैप्टर पढ़ रखा है वो बच्चे बताएं, जिन जिन ने पढ़ रखा है, मतलब जो इकोनॉमिक्स के छात्र हैं, ठीक है। तो मतलब 82.73% बच्चों ने पढ़ रखा है, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा तो भी कोई घबराने की बात नहीं, आपको सिखाया जाएगा। तो आइए, तो हम एक ड्राइंग बनाते हैं और फिर आपको सिखाते हैं। इकोनॉमी में 2 तरह के सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। कितने तरह के सेक्टर्स होते हैं? 2। एक को बोलते हैं हाउस होल्ड्स, तो ये ड्राइंग आप बना लो। एक को बोलते हैं हाउस होल्ड्स और दूसरे को बोलते हैं फर्म्स। वेरी गुड, तो याद है जिन जिन को, वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो एक को बोलते हैं हाउस होल्ड्स, एक को बोलते हैं फर्म्स, ठीक है। अब भाई इनका क्या मतलब बच्चा कह सकता है? तो देखो, हाउस होल्ड्स उन्हें कहा, हाँ बिल्कुल सही, उन्हें कहा जाता है जिनका काम होता है कंजम्पशन करने का। अब बच्चा कहता है सर कंजम्पशन करना मतलब क्या? इनका काम है सामान खरीदने का। और फर्म्स क्या होती हैं? फर्म्स का काम क्या है? प्रोडक्शन करने का, यानी इनका काम है सामान बनाने का। तो इकोनॉमी में माना जाता है 2 ही सेक्टर होते हैं भाई, एक जो खरीदेंगे, एक जो बनाएंगे। बनाना और खरीदना, प्रोडक्शन और कंजम्पशन। अब प्रोडक्शन करने के लिए फर्म्स कहते हैं कि भाई हमें ना 4 चीज़ों की आवश्यकता है। हाँ याद है आपको। तो हाउस होल्ड्स कहते हैं वो 4 चीज़ें हम आपको देंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल
और एंटरप्रेन्योर, राइट। तो हाउस होल्ड जो है वो 4 चीज़ें कहते हैं कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ज़मीन दे देंगे, मजदूर दे देंगे, पैसा दे देंगे, एक बुद्धिमान व्यक्ति एंटरप्रेन्योर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। 4 चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आप बदले में हमें क्या दोगे फिर फर्म? ठीक है, तो लैंड के बदले में वो रेंट दे देती हैं, लेबर के बदले में वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, राइट, और एंटरप्रेन्योर के बदले में प्रॉफिट। ठीक है, तो बिल्कुल सही हो गया। तो पहले यहाँ तक सबको क्लियर है जी? ठीक है। तो अगर आप इस मॉडल को खाली ध्यान से देखो तो कुछ दिया जा रहा है और कुछ लिया जा रहा है। काले वाले एरो में वो दे रहे हैं, लाल वाले एरो में वो ले रहे हैं। देना लेना एक्सचेंज हो रहा है ना। तो यहाँ पर इन 4 चीज़ों को जो दिया जा रहा है, इन 4 चीज़ों को वैसे बोलते हैं फैक्टर इनपुट्स बोलते हैं। तो 4 चीज़ें दी जा रही हैं और बदले में पैसा लिया जा रहा है। तो इस मार्केट को, इसीलिए इस ऊपर वाले मार्केट को नाम देते हैं फैक्टर मार्केट। तो जहाँ पर ये 4 चीज़ें एक्सचेंज हो रही हैं, इस मार्केट को, इस बाज़ार को नाम देते हैं फैक्टर मार्केट, राइट। तो ये ऊपर वाला मार्केट जो है, दिस इज़ फैक्टर मार्केट, बाज़ार है ना। तो एक बाज़ार है बेसिकली, जहाँ पर 4 चीज़ें दी जा रही हैं और बदले में पैसा लिया जा रहा है। तो क्लियर हो गया? लेकिन जिन जिन को याद है उन्हें पता होगा कि आगे भी कहानी होती है। अब फर्म्स जो है वो डब्बे बना लेते हैं, गुड्स बना लेते हैं। कहते हैं कि ठीक है, देखो हमने गुड्स बना लिए। तो हाउस होल्ड्स कहते हैं लाओ ये गुड्स अब हमें दे दो, हम खरीदेंगे। इनका काम है ना गुड्स खरीदने का। तो ये गुड्स परचेज कर लेते हैं, और गुड्स परचेज कर लेते हैं तो ये बदले में फिर क्या देते हैं उनको? पैसे। कहते हैं ये लो भाई पैसे ले लो हमसे 10 लाख रुपए, है ना, पैसे दे देते हैं, मनी। तो गुड्स खरीदे, पैसे दिए, सामान खरीदा, पैसे दिए। तो जिस बाजार में आप सामान खरीद रहे हो, तो सामान को इंग्लिश में क्या कह देते हैं? प्रोडक्ट। तो इस मार्केट को कहते हैं प्रोडक्ट मार्केट, क्योंकि यहाँ पर हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। ये बाजार जो है, यहाँ पर प्रोडक्ट को खरीदा या बेचा जा रहा है। तो इस मार्केट को इसीलिए प्रोडक्ट मार्केट कह देते हैं। यहाँ पर ये आपको प्रोडक्ट नज़र आ रहा है। चलो ठीक है, तो ये ड्राइंग बना लो, फिर मुझे बताओ भाइयों बहनों क्लियर है सबको? तो देख लीजिए। तो मतलब अगर मैं इसको डायग्राम को ऐसे हाफ कर दूं बीच में से, तो ऊपर वाला बाजार जो है वो कौन सा है? फैक्टर मार्केट, और नीचे वाला बाजार प्रोडक्ट मार्केट, है ना। तो 2 तरह के बाजार हो गए। ऊपर वाला मार्केट है फैक्टर वाला, और नीचे वाला बाजार है प्रोडक्ट वाला। तो इकोनॉमी में 2 तरह के बाजार होते हैं, फैक्टर और प्रोडक्ट। ठीक है, चलो तो ये तो हो गया एक नज़रिया। तो बढ़े भाइयों बहनों आगे? चलो ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या बाज़ार हैं, नेक्स्ट लिखते हैं नंबर 2। नंबर 2 है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, अब जगह के हिसाब से। ओके, तो जगह के हिसाब से कहते हैं कि जनरली 4 तरह के बाज़ार होते हैं। एक को नाम दे दिया लोकल, एक को नाम दे दिया रीजनल, एक को नाम दे दिया नेशनल, एक को नाम दे दिया इंटरनेशनल। ठीक है, बाकी ये किताबी बातें, इसका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं है। तो कुछ बातें अभी जो हम लिखेंगे वो शायद आपको परेशानी दें, आपको अजीब सा लगे, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। हाँ, तो पहली डिस्क्लेमर है कि भैया वास्तविकता से दूर हैं ये बातें। लेकिन हाँ, एरिया के हिसाब से 4 तरह के बाज़ार माने जाते हैं, भाई लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट। तो वो क्यों क्राइटेरिया बनाए गए, पुराने ज़माने में क्यों बनाए गए, तो वो लिखना है।
तो लोकल मार्केट किसको बोला गया? फॉर पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स का मतलब होता है राइट, जो जल्दी से खराब हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल ब्रैकेट में लिख लो ब्रेड, है ना। अब आप जब ब्रेड खरीदते हो तो आप घर से निकल के सबसे नज़दीकी दुकान से खरीदते हो। ऐसा तो नहीं कहते भाई मैंने ब्रेड अभी ना सिंगापुर से मंगवाई है, अभी 2 हफ्ते में इंपोर्ट होकर आएगी, है ना। करने को कर सकते हो, बच्चा क्या मैं तो वहीं से मंगवाता हूँ, तो मंगवा तो सकते हो। वास्तविकता तो मैंने कहा कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम कॉन्सेप्ट में लिखने के लिए, थ्योरी के लिए किताब में मानते हैं कि भाई पेरिशेबल गुड्स के बाज़ार को क्या बोल देते हैं? लोकल मार्केट, क्योंकि ये जल्दी से ख़राब हो जाएंगे। फिर थोड़ा सा एरिया बड़ा हो जाता है, तो ये होते हैं फॉर सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स मतलब थोड़ा सा पेरिशेबल से ज़्यादा देर चल जाएंगे। तो जैसे आप इसमें एग्जांपल में लिख सकते हो क्लोथ, कपड़े, तो ये थोड़ा सा सेमी ड्यूरेबल गुड्स है। फिर नेशनल मार्केट, ये हो गया फॉर ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल तो मतलब जो सालों साल चलेंगे, 5 साल भी चल सकते हैं, 10 साल भी चल सकते हैं। तो ये लिख लो एग्जांपल कार, गाड़ी। गाड़ी आप मतलब ड्यूरेबल कह सकते हो क्योंकि ये सालों साल चलती। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट मतलब ड्यूरेबल होता जा रहा है, वैसे वैसे एरिया बड़ा होता जा रहा है। तो सबसे जल्दी खराब क्या होगा? ब्रेड, तो वो मार्केट हो गया लोकल मार्केट। कपड़े 1 साल तक चल जाएंगे, तो वो हो गया सेमी ड्यूरेबल का रीजनल मार्केट। गाड़ी 5 साल तक चल जाएगी, वो तो पूरी तरह से ड्यूरेबल है, तो हो गया नेशनल मार्केट। अब इंटरनेशनल क्या? फिर बच्चा कह रहा अब क्या खरीद लें? हाँ, तो इंटरनेशनल मार्केट के लिए थ्योरी दी जाती है कि जब आप कोई प्रेस्टीजियस या मतलब वैल्यूएबल कमोडिटी खरीद रहे हो, हाँ, तो वो आप लिख सकते हो मतलब फॉर प्रीशियस गुड्स। प्रीशियस कीमती वस्तु, है ना। आपने 500 करोड़ का हीरो का हार मंगवाना है, डायमंड्स, है ना, तो उसको नाम दे दिया इंटरनेशनल मार्केट। तो ये जगह के हिसाब से क्लासिफिकेशन बना दी, ठीक है। बाकी मैं फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आप ऑनलाइन की चीज़ तो आप भी सुन लेना भाइयों, इनको दिल पे नहीं लेना। बच्चा कह रहा है सर मैं तो डायमंड गली में जाके बाहर से खरीद लेता हूँ, है ना, तो ऐसा हो सकता है, इसमें कोई गलत नहीं है। या दूसरा बच्चा कह रहा है सर मैं तो अपनी ब्रेड कनाडा से मंगवा रहा हूँ, तो ऐसा हो सकता है। तो ये तो सिर्फ हम किताबी थ्योरेटिकली बातें लिख रहे हैं ना, तो वास्तविकता से दूर है। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम के लिए याद रखनी है। तो एग्ज़ाम में इसमें 8 तरह के MCQ आते हैं। वो या तो आपको प्रोडक्ट देगा और बोलेगा मार्केट बताओ, या वो मार्केट देगा बोलेगा इसका प्रोडक्ट बताओ, MCQ में, है ना। तो ऐसे कई बार क्वेश्चंस आए हैं, तो बस आप याद रखना, ठीक है। तो एक बार ऐसी ड्रामा कर लो मेरे साथ बोलने का। सेमी ड्यूरेबल का, ड्यूरेबल का, प्रीशियस का, गाड़ी कार का, ठीक है। तो मतलब समझ गया ना, ऐसे क्वेश्चन में MCQ में याद रखना है। तो ये एक क्राइटेरिया हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। फिर इसी तरह नंबर 3, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, समय, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, समय के बेसिस पे। तो इसमें एक आदमी बना लेते हैं। ये थ्योरी एक आदमी ने दी, तो इनका नाम था जी एल्फ्रेड मार्शल। तो एल्फ्रेड मार्शल जो है, कौन है बताओ? एल्फ्रेड मार्शल, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो लगाओ गाल पे 2 थप्पड़। एडम स्मिथ की आत्मा तड़प उठी। तो एल्फ्रेड मार्शल जो है वो एडम स्मिथ के बाद के इकोनॉमिस्ट हैं। सबसे पहले थे एडम स्मिथ, उसके बाद एल्फ्रेड मार्शल। लेकिन एल्फ्रेड मार्शल की बहुत सारी थ्योरियां हम आज भी पढ़ते हैं,
एल्फ्रेड मार्शल, हाँ कौन सी थी? लॉ ऑफ DMU, हाँ है ना, यूटिलिटी अप्रोच वगैरह ये सब एल्फ्रेड मार्शल, तो बहुत सारी थ्योरियाँ थी। तो खैर एल्फ्रेड मार्शल साहब ने कहा कि समय के हिसाब से भी 4 तरह के मार्केट हो सकते हैं। एक को बोल देते हैं वेरी शॉर्ट, एक को बोल देते हैं शॉर्ट, एक को बोल देते हैं लॉन्ग, और फिर वेरी लॉन्ग। वेरी लॉन्ग के ब्रैकेट में लिख लो, इसको सिक्यूलर पीरियड भी बोलते हैं। तो ये भी मतलब वही काल्पनिक, मतलब थ्योरेटिकल बातें हैं, वास्तविकता से दूर हैं, लेकिन ठीक है। एल्फ्रेड मार्शल की कहानी के हिसाब से वेरी शॉर्ट कब बोला जाएगा, या शॉर्ट कब बोला जाएगा, या लॉन्ग कब बोला जाएगा, या वेरी लॉन्ग कब बोला जाएगा, हमें वो कीवर्ड पता होना चाहिए। तो देखो बहुत ही सिंपल बात बताई एल्फ्रेड मार्शल ने कि भाई वेरी शॉर्ट का मतलब ये है कि ऐसी, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि मान लो आपके पास बस 1 सेकंड का टाइम है, और 1 सेकंड में आपसे कोई कहे कि भाई चलो चलो प्रोडक्शन बढ़ाओ, तो 1 सेकंड में आप प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते। तो टाइम जब बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, यानी कि सप्लाई कैन नॉट चेंज, तो उस मार्केट को वेरी शॉर्ट मार्केट कह देते हैं, क्योंकि सप्लाई आप चेंज ही नहीं कर सकते, इतना कम समय है, मान लो आधा सेकंड है। तो जब आप सप्लाई चेंज ही नहीं कर सकते तो उसको एल्फ्रेड मार्शल ने क्या समय सीमा दे दी? वेरी शॉर्ट, कि मतलब आप सप्लाई नहीं बदल सकते। लेकिन अब थोड़ा सा टाइम आपका बढ़ गया, अब 1 सेकंड का टाइम नहीं है, अब आपके पास लेट से 1 घंटे का टाइम है, तो शॉर्ट। तो शॉर्ट का मतलब हो गया कि भाई सप्लाई कैन स्लाइटली चेंज, थोड़ी सी चेंज हो सकती है, तो इसमें कीवर्ड हो गया स्लाइटली, थोड़ी सी, हाँ स्लाइटली मतलब थोड़ी सी, है ना। तो स्लाइटली मतलब जो आप पढ़ाई करते हो पूरे दिन में, स्लाइटली। फिर उसके बाद मान लेते हैं लॉन्ग। तो लॉन्ग मतलब अब आपके पास 1 घंटे का टाइम नहीं है, अब मान लो आपके पास 5 महीने का टाइम है, या 1-2 महीने का टाइम है, मतलब कितना भी मान लो। तो लॉन्ग टाइम इसको बोल दिया जब सप्लाई कैन चेंज। अब सप्लाई मतलब आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा कर सकते हो, 2 की बजाय 10 कर सकते हो, 10 की बजाय 20 कर सकते हो, आपके पास बहुत टाइम है। और वेरी लॉन्ग या सिक्यूलर पीरियड, तो इसका मतलब होता है, सिक्यूलर का मतलब या वेरी लॉन्ग का मतलब कि एक्चुअल में मार्शल ये कह रहे हैं कि इतना टाइम पीरियड अगर है तो मतलब बिल्कुल परफेक्ट है, बढ़िया है ना। तो सिक्यूलर। तो वेरी लॉन्ग तब बोला जाता है जब क्या है, सप्लाई कैन ईजीली चेंज। तो इसमें कीवर्ड हो गया जी ईजीली, बड़ी आसानी से, है ना। तो चेंज और इजीली चेंज में फ़र्क है, तो एग्ज़ाम में ध्यान रखना है आपको, चेंज और इजीली चेंज में फ़र्क है। जैसे उदाहरण के तौर पे मुश्किल, या मतलब मुश्किल नहीं, उदाहरण के तौर पे आसान और बहुत आसान। तो अगर मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दिया 2 + 2 सॉल्व करो, तो मतलब बहुत आसान। और अगर बदल दिया क्वेश्चन कि भाई 2³ + 8 की पावर 4 सॉल्व करो, तो आसान, ठीक है। तो आधे बच्चे तो बेहोश हो गए देख के, कह रहे ये क्या हो गया। तो खैर छोड़ो मैथ्स की बातें, तो अपने कीवर्ड रिवाइज करते हैं। तो अगर सप्लाई चेंज नहीं होगी तो क्या, वेरी शॉर्ट। सप्लाई थोड़ी सी चेंज होगी तो शॉर्ट, चेंज होगी और इजीली चेंज होगी, तो भाई ये अपना रट के जाना है अपने को, ठीक है। तो ये हो गया टाइम के बेसिस पे, तो मार्केट हो गया टाइम के बेसिस पर मार्शल के हिसाब से। उसके बाद नंबर 4 अगला है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। हाँ सौम्य, जैसे मर्जी समझो, लेकिन एग्ज़ाम में तो आएगा वही जो लिख रहे हैं, क्योंकि मार्शल ने जो बोला हमें मार्शल के हिसाब से समझना है।
तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन के बेसिस पे। तो इसमें तो दो ही तरह के बाज़ार होते हैं पूरी दुनिया में, अभी भी वही हैं। एक को बोलते हैं स्पॉट और एक को बोलते हैं फ्यूचर या ब्रैकेट में फॉरवर्ड। हालांकि फॉरवर्ड पहले बोला करते थे, आजकल फ्यूचर ही बोलते हैं। तो दो तरह के मार्केट होते हैं, एक होता है स्पॉट मार्केट, एक होता है फ्यूचर मार्केट, है ना। स्पॉट मार्केट, फ्यूचर मार्केट। तो स्पॉट मार्केट का क्या मतलब होता है, लिख लेते हैं छोटा सा डैश डाल के। गुड्स आर फिजिकली ट्रांसफर्ड, गुड्स आर फिजिकली ट्रांसफर्ड ऑन द स्पॉट। तो इसमें कीवर्ड हो गया जी फिजिकली ट्रांसफर्ड। ठीक है, अभी समझाता हूँ। और फ्यूचर मार्केट होता है कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ फ्यूचर डेट एट स्पेसिफाइड प्राइस। तो स्पेसिफाइड प्राइस को अंडरलाइन कर लेते हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स वर्ड को हाईलाइट कर लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, दो तरह के बाज़ार हैं। देखो, पहला बाज़ार तो बहुत ही सिंपल है। पहले बाज़ार में तो आप गए दुकानदार के पास और उसको कहा कि भैया मुझे आज सामान दे दो और ये लो 10 रुपये ले लो। तो पहले मार्केट में तो आज ही फिज़िकल एक्सचेंज हो जाता है, ऑन द स्पॉट, पैसे दो सामान ले लो। तो ये तो हो गया स्पॉट मार्केट। लेकिन जो फ्यूचर मार्केट होता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। फ्यूचर मार्केट के अंदर आज सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। ये देखो 100 रुपये का स्टैम्प पेपर, और इसमें हम किसी दूसरे आदमी के साथ ये लिख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि मैं तुमसे एक पेन खरीदूंगा 25 रुपये का, और तारीख भी आज ही लिख देते हो, कब खरीदूंगा, 26 जून 2040 में। मैं ऐसी मनगढ़ंत बातें हैं मतलब, लेकिन कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। तो आज हम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि मैं तुमसे पेन खरीदूंगा 25 रुपये का, तो प्राइस भी आज ही डिसाइड हो जाता है। देखो, और डेट क्या दली हुई होती है, भविष्य की। ये डेट कौन सी दली हुई है, भविष्य की। तो क्या आज पेन खरीद के आए आप, क्या आज पैसे दिए आपने, कुछ भी नहीं करा। तो आज तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो कि मैं भविष्य में पेन खरीदूंगा 25 रुपये का। तो इस मार्केट को कह देते हैं फ्यूचर मार्केट। बस, तो ड्राइंग बनानी है, ड्राइंग बना लो, और अगर आप होशियार हो तो बिना ड्राइंग के भी समझ गए तो भी अच्छी बात। तो क्लियर हो गया। तो इसमें कोई डाउट किसी को? तो क्लियर है, स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट, दो तरह के बाजार। तो हालांकि शेयर मार्केट में भी दो तरह के बाजार इस तरह से ऑपरेट करते हैं। तो उसके अंदर भी शेयर्स जब आप खरीदते हो तो शेयर्स ऑन द स्पॉट भी खरीद सकते हो, जिसको डिलीवरी बोलते हैं, और शेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स भी खरीद सकते हो, जिसको फ्यूचर्स बोलते हैं। तो हर बाजार को ट्रांजैक्शन के हिसाब से स्पॉट या फ्यूचर बोला जा सकता है। चलो, उसके बाद नंबर 5, ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन। ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब होता है एक तरह से नियंत्रण, है ना। रेगुलेशन, नियंत्रण। तो दो तरह की मार्केट हो सकते हैं इसमें। तो एक को बोल देते हैं रेगुलेटेड और एक को बोल देते हैं अनरेगुलेटेड। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कौर साहब पूछ रहे थे कि सर अगर पेन का प्राइस बदल गया बाद में तो
तो कोई फ़र्क नहीं पैंदा। मान लो पेन 500 रुपये का भी हो गया, तब भी हम तो कितने का ही खरीदेंगे, 25 का, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट करा है। चलो, तो रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड, तो बहुत ही सिंपल है। रेगुलेटेड मतलब जिसमें कोई नियंत्रण करने वाला होता है, और अनरेगुलेटेड में जिसमें कोई नियंत्रण करने वाला, कंट्रोल करने वाला नहीं होता। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। तो रेगुलेटेड में जैसे आप एग्जाम्पल लिख सकते हो स्टॉक मार्केट का, क्योंकि इससे बड़ा मार्केट तो क्या ही है ना, कुछ भी नहीं है। तो ये एक ऐसा बाज़ार है स्टॉक मार्केट जहाँ पर नियंत्रण रखता है। अब कौन रखता है नियंत्रण? सेबी। हाँ, तो डैश डाल के लिख लेते हैं, SEBI, सेबी, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट, है ना। तो ये रेगुलेटेड मार्केट हो गया। और अनरेगुलेटेड मार्केट में मतलब हो गया कि भाई इसमें कोई भी रेगुलेशन नहीं होता। तो ऐसी एग्जांपल लिख सकते हो लाइक फ्री मार्केट फॉर वेजिटेबल्स। तो वो दोस्त अभी थोड़ी देर पहले कह भी रहा था ना, जब 5 रुपए का वो धनिया खरीद के आया था। तो आप दोस्त धनिया खरीद के आए 5 रुपए का सब्ज़ी के बाज़ार से, तो वो सब्ज़ी के बाज़ार में कोई रेगुलेटर नहीं है, वहाँ पे कोई सेबी या वहाँ पे कोई ऐसी बड़ी बॉडी रेगुलेट नहीं कर रही। तो धनिया 5 की जगह 6 का भी आपको दिया जा सकता है ना। तो अनरेगुलेटेड, तो वहाँ पर कोई रेगुलेशन नहीं होगा। तो समझ गए, तो सिंपल है, रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड। उसके बाद नंबर 6, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम। ये भी आपने बचपन में पढ़ा है। ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम के बेसिस पर। तो ये भी 2 तरह के मार्केट होते हैं। ये आपने बचपन में शायद सुना होगा। एक को बोलते हैं होलसेल और एक को बोलते हैं रीटेल। चलो, डायमंड्स का मार्केट बताओ। अरे अभी पुराना रिवीजन चेक कर रहा हूँ, कितना याद है। इंटरनेशनल मार्केट। और ब्रेड का और शूज़ का और सिक्यूलर पीरियड क्या है? नहीं, वेरी लॉन्ग नहीं, मुद्दा क्या है? इजीली सप्लाई चेंज कर सकते हैं। और जब स्लाइटली सप्लाई चेंज होगी तो शॉर्ट, और सप्लाई जब चेंज नहीं होगी तो। और आदमी का नाम एल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, चलो, तो इसका मतलब आपको अच्छा पढ़ाया गया है। चलो, तो अब इस पे है वॉल्यूम, होलसेल और रिटेल। तो होलसेल जो है, होलसेल का मतलब क्या हो गया? अब जब आप बल्क में ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते हो, सही, बल्क क्वांटिटीज़। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल वर्ड है ना। तो उसको होलसेल मार्केट कह देते हैं। और रिटेल हो गया, तो रिटेल मार्केट जनरली बोला जाता है फॉर अल्टीमेट कंज्यूमर, मतलब हम जैसे लोग, क्योंकि हमें आगे बेचना तो है नहीं। अब हम तो सुबह ब्रेड खरीदेंगे तो बस 1 पीस 2 पीस खरीदेंगे, तो हम खरीदते हैं स्मॉल क्वांटिटीज़ में। तो ये हो गया रिटेल मार्केट। अब वास्तविकता में उल्टा भी हो सकता है। बच्चा कह रहा है सर मैं तो 100 ब्रेड खरीदता हूँ, तो वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन पर्टिकुलरली जब हम टर्म्स की बात करते हैं, तो होलसेल मार्केट जो होता है वहाँ से ग्राहक नहीं खरीदता, वहाँ से दुकानदार खरीदता है बल्क में। और ग्राहक जो होता है, अल्टीमेट कंज्यूमर जो होता है, वो कहाँ से खरीदता है? दुकान से। तो वो होता है रिटेल मार्केट, क्योंकि वो स्मॉल क्वांटिटी में खरीदता है। तो क्लियर हो गया होलसेल और रिटेल। ठीक है, तो भव्या पूछ रही है कि सर और कितने हैं? तो बस भव्या, आपकी पुकार सुन ली भगवान ने। लास्ट और है एक, इसको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन।
प्रतिस्पर्धा के बेसिस पर। तो कंपटीशन का मतलब है हिंदी में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, है ना। तो जैसे आप सीए का एग्ज़ाम दे रहे हो तो वो भी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसमें आपका कंपटीशन है बाकियों से, क्योंकि आपको बाकियों से ज़्यादा मार्क्स लाने, तो कंपटीशन। तो ऐसे ही कंपटीशन के बेसिस पर भी बाज़ार होते हैं, कि किसी बाज़ार में बहुत कंपटीशन होता है, किसी बाज़ार में कंपटीशन कम होता है, किसी में तो कंपटीशन होता ही नहीं है। तो कंपटीशन के बेसिस पर भी बाज़ार होते हैं। तो जनरली हम दो तरह के बोलते हैं, एक को बोलते हैं परफेक्ट और एक को बोलते हैं इम्परफेक्ट। तो एक को बोलते हैं परफेक्ट, एक को बोलते हैं इम्परफेक्ट। तो ये अच्छी बात है कि हमारे पूरे सिलेबस में बाकी और किसी मार्केट की हमें डिटेल नहीं पढ़नी, सिर्फ इन मार्केट्स की डिटेल पढ़नी है। वो यूनिट 3 में हम अलग से पढ़ते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन वाला मार्केट क्या होता है और इम्परफेक्ट कंपटीशन वाला मार्केट क्या होता है। तो इसीलिए इनके बारे में अभी हम कुछ भी नहीं लिखते, नहीं तो टाइम वेस्ट ही होगा, रिपीटिशन होगा ना, फिर डुप्लीकेशन होगा कि भाई अभी भी पढ़ाई करी और फिर जब यूनिट 3 में पहुँचे फिर पढ़ाई करी, तो वेन डायग्राम में यूनियन बन जाएगा ना, तो क्या फ़ायदा टाइम वेस्ट करने का। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको यूनिट 3 में ही पढ़ेंगे, परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन। हाँ, इम्परफेक्ट में भी कुछ टाइप्स हैं, वो नाम लिख लेते हैं 2-3 प्रकार के। तो इम्परफेक्ट के नीचे आप नाम लिख लो। तो किसी ने अगर सुने हो शायद बचपन में, एक को बोलते हैं मोनोपोली। तो सुना है मोनोपोली, ठीक है। एक को बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक, ये भी शायद सुना होगा, मोनोपोलिस्टिक। ये सब यूनिट 3 में पढ़ना है हमको। और एक को बोलते हैं ओलिगोपॉली, ओलिगोपॉली, है ना। बाकी नॉलेज के लिए यहाँ बता देता हूँ, पॉली वर्ड जो ये आता है, पॉली का मतलब होता है सेलर, है ना। पॉली वर्ड शायद आप देख रहे हो ना, पॉली, मोनोपॉली, ओलिगोपॉली। तो पॉली वर्ड का मतलब होता है सेलर। और एक और वर्ड होता है सोनी, सोनी का मतलब होता है बायर। तो ये ज्ञान प्रकाश के लिए बता दें। तो पॉली मतलब सेलर, सोनी मतलब बायर। तो मोनोप्सनी शायद सुनोगे कभी। तो सोनी वर्ड अगर आ रहा है तो बायर की बात हो रही है, पोली वर्ड अगर आ रहा है तो सेलर की बात हो रही है ना। तो ये वैसे शब्दों के नाम है। तो खैर वो तो हमें यूनिट 3 में पढ़ना है। तो मतलब देखो, कुल मिलाकर देखो कितने तरह के बाज़ार हो गए, खूब सारे बाज़ार हो गए। तो थर्ड एरो देखो कितना बड़ा हो गया, बाज़ार ही बाज़ार, बाज़ार ही बाज़ार। तो देखो नाम गिन लेते हैं, फैक्टर मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट क्लियर हो गया, है ना। उसके बाद लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल। फिर टाइम के हिसाब से वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। ट्रांजैक्शन के हिसाब से स्पॉट, फ्यूचर। रेगुलेशन के हिसाब से रेगुलेटेड, अनरेगुलेटेड। वॉल्यूम के हिसाब से होलसेल, रिटेल। और कंपटीशन के हिसाब से परफेक्ट, इम्परफेक्ट, है ना। तो कितने सारे मार्केट्स हो गए। तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया सबको, ठीक है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब मार्केट 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 तो बहुत कर लिया कि बाज़ार है, ये बाज़ार, वो बाज़ार, ये बाज़ार, वो बाज़ार। अब कहानी आगे भी तो लेकर चलें सर, कि आखिर बाज़ार में हो क्या रहा है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ, वो पढ़ते हैं बाज़ार के। चलो, तो पहले है इसमें टर्म नंबर 1, इसको बोलेंगे टोटल रेवेन्यू, शॉर्ट में TR। टोटल रेवेन्यू। चलो, तो एक छोटी सी ड्राइंग बनाता हूँ, फिर आपको समझा देता हूँ। तो आप एक दुकानदार हो, ठीक है। आप पेन बेचते हो,
एक पेन है 20 रुपए का। अब आपने टोटल पूरे महीने में फॉर एग्ज़ाम्पल पूरे महीने में आपने 50 पेन बेच दिए। कितने पेन बेच दिए? 50। तो बस आपको ये बताना है कि टोटल कितने रुपए मिले। बताइए टोटल कितने रुपए मिले? सबका यही आंसर है? बताओ, वो पड़ोसी की शक्ल झांक रहा है, बताओ कितने रुपए मिले? कैसे निकाला? ठीक है, तो मतलब आपने एक पेन का दाम देखा और क्वांटिटी सोल्ड से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो सब बच्चे संतुष्ट हैं? ठीक है, तो बस अब मैं मैथमेटिकल फार्मूला अगर लिखवाऊं तो किसी को दिक्कत तो नहीं? ठीक है, तो बस ये लिख लो। तो शॉर्ट में TR का फॉर्मूला बन गया P इंटू क्यू। हाँ, तो टोटल रेवेन्यू आपने बिल्कुल सही बताया, 1000 रुपये। वेरी गुड, तो बिल्कुल सही आंसर था। तो टोटल रेवेन्यू मिल गया 1000 रुपये। तो इसी को बोलते हैं टोटल रेवेन्यू। ठीक है, तो क्लियर हो गया पहला टर्म टोटल रेवेन्यू। उसके बाद नंबर 2 का नाम है एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू, इसको हम बोलते हैं AR। AR, तो इसमें भी एक स्टोरी बनाता हूँ पहले। तो ये आपको, ठीक है, दुकानदार आपको टोटल 1000 रुपये मिले। कितने रुपए मिले? 1000 रुपये। और पूरे महीने में मान लेते हैं आपने 50 पेन बेचे। कितने पेन बेचे? 50 पेन बेचे। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ऑन एन एवरेज एक पेन बेचकर कितने रुपए मिले? एक पेन बेचकर कितने रुपए मिले? तो बताओ, 20 रुपए मिले। कैसे निकाला ये आपने? ठीक है, तो मतलब बिल्कुल सही बताया आपने, वेरी वेरी गुड। तो अगर मैं एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला लिखवाऊं कि टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सोल्ड, तो आप मतलब संतुष्ट हैं? आपको अजीब सा तो नहीं लग रहा? ठीक है, तो बिल्कुल सही आपने बताया, वेरी गुड। तो इसका मतलब एक पेन बेचकर हमें 20 रुपये मिले, बिल्कुल सही। इसी को एवरेज रेवेन्यू कहते हैं। तो एक पेन बेचकर हमें 20 रुपये मिले ऑन एन एवरेज, इसी को एवरेज रेवेन्यू कहते हैं। तो इसको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो TR/Q। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो आप संतुष्ट हैं जी सब बच्चे? ठीक है। अब क्योंकि कुछ बच्चे होशियार होते हैं, तो होशियार बच्चे क्या कहते हैं? होशियार बच्चे कहते हैं कि सर टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला आपने फर्स्ट पॉइंट में लिखवाया था P इंटू क्यू, तो क्या मैं टोटल रेवेन्यू की जगह P इंटू क्यू रिप्लेस कर दूं भाइयों बहनों? ठीक है। फिर होशियार बच्चे कहते हैं कि सर Q से Q कट जाएगा, तो फिर होशियार बच्चे कहते हैं कि सर ये तो खाली P आ गया। तो अगर हम ये कहें कि AR इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्राइस, तो आपके पेट में दर्द तो नहीं हो रहा? तो चलो बहुत अच्छी बात है, तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं। तो एवरेज रेवेन्यू जो होता है वो हमेशा प्राइस के बराबर ही होता है। तो आप चेक कर सकते हो पेन का प्राइस कितना था? 20 रुपये था ना। तो एवरेज रेवेन्यू आपका देखो 20 रुपये ही आ रहा था।
तो पेन का प्राइस भी 20 था और एवरेज रेवेन्यू भी 20 था। तो एवरेज रेवेन्यू जो होता है वो हमेशा प्राइस के बराबर ही आता है। तो दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं बिल्कुल सबको? चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद नंबर 3, थर्ड कॉन्सेप्ट होता है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू, इसको बोलते हैं MR। ये सबसे घातक चीज़ है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ढंग से समझ लेंगे। मार्जिनल रेवेन्यू, तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या है पहले हल्का सा लिख लेते हैं इंग्लिश कि भाई इट इज़ द एडिशन इन टोटल रेवेन्यू with one additional output sold. It is the addition in total revenue with one additional output sold. तो ये लाइन थोड़ा पहले एग्जाम्पल से समझा देता हूँ आपको। तो मान लेते हैं मैंने 5 पेन बेचे और 5 पेन बेच के मुझे टोटल रुपए मिले 100। ठीक है, और फिर मैंने मान लो आपको बताया कि मैंने 6 पेन बेचे और 6 पेन बेच के मान लो मैंने आपको बताया कि मुझे टोटल रेवेन्यू मिला 118, है ना, फॉर एग्जांपल। तो मैंने अगर आपको ये 2 जानकारियाँ दी कि 5 पेन बेचे तो टोटल रुपए मुझे मिले 100 और 6 पेन बेचे तो टोटल रुपए मुझे मिले 118। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मार्जिनल रेवेन्यू मतलब ये एडिशनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ सेलिंग 6th पेन, कि जो आपने 6ठा पेन बेचा उसको बेचने से आपको एडिशनल कितने रुपए मिले? तो बताओ भाइयों बहनों, 18 रुपये। चलो, तो सब बच्चे संतुष्ट हैं जी? सबको समझ आ गई इंग्लिश? ठीक है, तो ये आप अगर होशियार हो तो बना लो और अगर आप सुपर होशियार हो तो मत बनाओ, आपकी चॉइस है। तो ये एग्जांपल समझाने के लिए था कि जो इंग्लिश लिखी है वो ये कहना चाह रही है। तो मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है कि एक एडिशनल क्वांटिटी बेचने से कितना एडिशनल रेवेन्यू हुआ, है ना। एक एडिशनल क्वांटिटी बेचने से कितना आपको एडिशनल रेवेन्यू हुआ। तो 6ठा पेन बेचने से आपको 18 रुपये एक्स्ट्रा मिले। तो इसको मैथमेटिकली भी शो कर सकते हैं हम कि मार्जिनल रेवेन्यू एट nth पॉइंट इज टोटल रेवेन्यू एट nth पॉइंट माइनस टोटल रेवेन्यू एट n-1th पॉइंट। तो जैसे हमने अपने एग्जाम्पल में मार्जिनल रेवेन्यू 6th यूनिट का जो निकाला वो कैसे निकाला? टोटल रेवेन्यू 6th यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू 5th यूनिट। आपने भी तो ऐसे ही निकाला होगा ना, 18 रुपये। तो 18 रुपये आपने सही निकाला, 118 माइनस 100, है ना। तो 18 रुपये कैसे निकाला? 118 रुपये माइनस 100। मतलब मैं अपने एग्जाम्पल को अगर यहाँ पर शो कर दूँ तो 118 रुपये माइनस 100, तो 18 रुपये को बोलेंगे मार्जिनल रेवेन्यू। चलो, तो क्लियर है जय भाई? तो बताइए भाइयों बहनों, यहाँ तक कोई भी डाउट इसको लेकर? ये समझ आ गया? ठीक है, तो ये तो चलो आसान था, अब थोड़ा सा इसको मुश्किल बनाएंगे। तो बताओ ऑनलाइन के ची तो क्लियर है मेरे भाइयों बहनों? आपको भी किसी को तकलीफ तो नहीं 18 रुपये में? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा मुश्किल बना लेते हैं। तो सर मुश्किल कैसे बनाओगे अब आप? तो आगे बढ़ते हैं। अब इसी में मतलब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू के अंदर ही।
अब अगर मैंने बोला कि मैंने 6 पेन बेचे और टोटल रेवेन्यू मुझे मिला 118, ठीक है। और अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि मैंने जब 10 पेन बेचे तो मुझे टोटल रेवेन्यू मिला 158 रुपए का। तो अब अगर मैं पूछूं कि बताओ मार्जिनल रेवेन्यू कितना, तो अब थोड़ा सा मतलब जटिल हो जाएगा। तो बताइए जी, 6 पेन बेचकर मिले 118 रुपये, 10 पेन बेचकर मिले 158 रुपये। तो अब मैं आपसे पूछूं कि अब बताओ मार्जिनल रेवेन्यू। तो बच्चे बुलंद आवाज़ में 10 कह रहे हैं। तो जो बच्चा 10 नहीं कह रहा या नहीं कहना चाहता, उसे घबराहट तो नहीं हो रही? उन्हें पीयर प्रेशर तो फील नहीं हो रहा कि यार ये बाकी बच्चे 10 कैसे कह रहे हैं, मेरा तो 40 आ रहा था। 40, हाँ। तो बताओ भाइयों अब क्या करना है? ठीक है, तो जब आपको इस तरह से क्वेश्चन में दे रखे होते हैं यूनिट्स, तो मतलब फिर हमको पूरा चेंज दोनों का लेना पड़ता है। मतलब हम डेल्टा टी आर का मतलब होता है चेंज इन टोटल रेवेन्यू, और डिवाइड करना पड़ता है चेंज इन क्वांटिटी। हाँ जी, चेंज इन टी आर अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। तो ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट बात है ना। तो इस बार जो है मतलब आपको, क्योंकि यूनिट्स आगे पीछे दे रखे हैं ना उल्टे सीधे, कि 6 पेन बेच दिए फिर 10 पेन बेच दिए, तो आपको टोटल रेवेन्यू में जो चेंज हुआ वो लेना है। मतलब पहले मैथमेटिक्स दिखा देता हूँ कि टोटल रेवेन्यू 10th यूनिट का और टोटल रेवेन्यू 6th यूनिट का, उसमें कितना चेंज हुआ, और क्वांटिटी भी 10th वाली और क्वांटिटी भी 6th वाली, उसमें कितना चेंज हुआ। तो जो बच्चे बुलंद आवाज़ में 10 कह रहे थे, तो इसका मतलब वो सही कह रहे थे, क्योंकि उन्होंने टोटल रेवेन्यू का चेंज भी निकाल लिया 40 और क्वांटिटी का चेंज भी निकाल लिया 4। तो 10 इज द राइट आंसर। चलो बिल्कुल सही। तो क्लियर है जी। तो ये वाला एग्जाम्पल समझ आ गया आपको, इसमें क्या ट्विस्ट है? ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस फॉर्मूले की वजह से एक बादल बना लेते हैं, वो मैथमेटिकली एग्ज़ाम में हमसे पूछ लेते हैं। इस फॉर्मूले की वजह से हम कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू इज द स्लोप ऑफ टोटल रेवेन्यू। ये स्लोप क्या होता है वैसे आप मैथमेटिक्स में सीखते हो, तो इसीलिए हमें इसकी एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना, लेकिन हाँ इस फॉर्मूले की वजह से हम कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू इज़ द स्लोप ऑफ टोटल रेवेन्यू, क्योंकि हम टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज हो रहा है ये पता लगा रहे हैं। तो जब भी हम चेंज का पता लगाते हैं वो काम स्लोप का होता है, तो स्लोप हमेशा चेंज पता लगाती है। तो मार्जिनल रेवेन्यू ने चेंज पता लगाया है ना, और चेंज वर्ड को हम डेल्टा से संबोधित करते हैं। कुछ बच्चे डेल्टा वर्ड देखकर घबरा जाते हैं। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, परिवर्तन, है ना, चेंज। तो क्लियर हो गया? कोई भी डाउट, दिक्कत, किसी भी तरह की परेशानी? चलो, तो 3 बेसिक कॉन्सेप्ट सीख गए ना। ठीक, अब इन 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर एक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हमें लिखना है 100%। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर में। तो इसमें लिखते हैं जी हेडिंग, जनरल रिलेशन ऑफ टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड के बाद एक नई टर्म लिखेंगे। मतलब कुछ बच्चों के लिए नई है तो वो घबराएं नहीं, वो बाद में पढ़ेंगे। कुछ बच्चों ने पढ़ रखी है, तो उस टर्म का नाम है एंड
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ED, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जिन जिन ने नहीं पढ़ रखी आप चिंता ना करें, आप बाद में पढ़ेंगे, और जिन जिन ने पढ़ रखी है, सुन रखी है, तो आप भी चिंता ना करें क्योंकि आपने पढ़ रखी है। तो मतलब चिंता किसी को नहीं करनी। चलो, तो खैर हमें अभी इलास्टिसिटी से मतलब नहीं है, उसको तो छोड़ो। दो डायग्राम बनाते हैं नॉर्मल, एक के नीचे एक। तो ऊपर वाले डायग्राम में हम टोटल रेवेन्यू बनाएंगे और नीचे वाले डायग्राम पे हम मार्जिनल रेवेन्यू बनाएंगे। ठीक है, तो दो डायग्राम एक के नीचे एक बना लेना। फिर बीचों बीच से एक डॉटेड लाइन पास कर लो, तो डायग्राम आपका आधा आधा कट जाएगा। तो ये डायग्राम आपका कट गया, लेफ्ट राइट। चलो जी, उसके बाद चलो, तो अब मैं आपको बनवाऊं दोनों कर्व, फिर रिलेशन उसी से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं TR का कर्व बनवाता हूँ थोड़ा थोड़ा। टोटल रेवेन्यू का बिहेवियर क्या होता है ना, वो हमको जनरल रिलेशन जो लिखना है उसका बिहेवियर लिखना है। तो टोटल रेवेन्यू का जो कर्व होता है ना, वो क्या होता है, उसके बारे में कहा जाता है जनरल कि वो ऊपर की तरफ बढ़ता है। वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है। लेकिन आप इसकी शेप पे थोड़ा सा गौर करना, ये थोड़ा सा पीठ झुकाकर बढ़ता है। हाँ, तो जब कोई कर्व ऊपर की तरफ बढ़ता है तो हम कहते तो हैं इंक्रीजेस, लेकिन जब उसकी पीठ झुकी हुई होती है तो हम उसको बोलते हैं एट डिमिनिशिंग रेट। तो ये आप लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो टोटल रेवेन्यू जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन पीठ झुकाकर बढ़ता है। तो पीठ झुकाकर को इंग्लिश में कहते हैं इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, है ना। तो आप भी अपने डायग्राम पर इसकी पीठ को झुकाकर बढ़ाना। अब वो डॉटेड लाइन पर पहुंच गया, बिल्कुल, है ना। ये पॉइंट इसका एक तरह से बनाने का पर्पस होता है, ये इसका बिल्कुल मैक्सिमम पॉइंट है ना। ये पॉइंट इसका बिल्कुल मैक्सिमम पॉइंट होता है। तो लिख देता हूँ, टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम। ये इसका बिल्कुल टॉप पॉइंट है। तो जहाँ पर डॉटेड लाइन बनाई वो बिल्कुल उसका टॉप पॉइंट है, क्योंकि अब डॉटेड लाइन के आगे इसका बिहेवियर जो होता है वो क्या होता है, फिर ये फॉल कर जाता है, फिर ये नीचे चला जाएगा। तो यहाँ से फिर ये नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो ये कर्व टोटल रेवेन्यू का होता है। तो बस ठीक है, तो क्लियर हो गया। अब इसी को कॉरस्पॉन्ड करता है मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व, वो नीचे चलते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व कैसे कॉरस्पॉन्ड करता है, मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा ना फॉल ही करता रहता है, धीरे धीरे उसका काम ही फॉल करने का है, वो नीचे ही जाता रहता है। तो वो फॉल करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। और मज़ेदार बात ये होती है कि वो एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर आकर ज़ीरो हो जाता है जहाँ पर TR मैक्सिमम होता है। तो आप भी मार्जिनल रेवेन्यू को मतलब ऐसे ही बना सकते हो, फॉल होता हुआ, और उस पॉइंट पर मार्जिनल रेवेन्यू को बिल्कुल टच कर दो ज़ीरो, जहाँ वो डॉटेड लाइन है। और उसके आगे भी मार्जिनल रेवेन्यू तो फॉल ही होता रहता है, नेगेटिव में चला जाता है। तो ये मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व लगातार फॉल होगा। तो ये जनरल रिलेशन है, जनरल। हाँ, तो ये शॉर्ट रन लॉन्ग रन कुछ नहीं है, ये जनरल रिलेशन है, आम रिलेशन। तो इतना ओके हो गया। बाकी एक कर्व सिर्फ हम फॉर्मेलिटी के लिए बनाते हैं, एवरेज रेवेन्यू AR, वो बना लेते हैं। तो AR का वैसे कोई यूज़ नहीं है, हमारा मेन रिलेशन तो यही होता है, टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। लेकिन हाँ, AR का कर्व फॉर्मेलिटी के लिए हरे कलर से ऐसे ही बना लेते हैं, एवं ही,
बस एवरेज रेवेन्यू में हमें ध्यान रखना है कि ये हमेशा मार्जिनल रेवेन्यू से ऊपर रहेगा, हमेशा उससे ऊपर रहेगा, और ये कभी भी ज़ीरो नहीं होता और ना नेगेटिव होता। बस तो ये कर्व फॉर्मेलिटी के लिए बना लो, इसका कोई यूज़ नहीं है हमारे लिए। है ना, तो ये तो आप फॉर्मेलिटी के लिए बना लो, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमें टीआर और एमआर के रिलेशन से मतलब है, तो उनके रिलेशन के 3 पॉइंट हमें इंग्लिश में लिखने, टीआर और एमआर के। तो बना लिया डायग्राम। चलो, तो 3 पॉइंट इंग्लिश में लिखवा देते हैं आपको। ठीक है सर, तो 3 पॉइंट इंग्लिश में लिखवाइए। पॉइंट नंबर 1। चलो, तो पहले जो होशियार बच्चा हो वो बताए पॉइंट नंबर 1 में, मतलब डॉटेड लाइन से पहले पहले कि क्या इंग्लिश लिखवाएंगे। ठीक है, तो पॉइंट 1 की इंग्लिश है, टी आर इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, कॉमा देन एम आर क्या है, हाँ, एम आर फॉल्स बट रिमेन्स पॉजिटिव, राइट, बिल्कुल सही। तो रिमेन्स पॉजिटिव को ब्रैकेट में ऐसे लिख लेते हैं, एम आर इज ग्रेटर देन 0, बिल्कुल सही। तो पहला पॉइंट आपने सही बताया, वेरी गुड, मुबारका। ठीक है, तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही कि व्हेन टी आर इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट तो एम आर रिमेन्स पॉजिटिव। ठीक है, आगे थोड़ी सी जगह ऐसी ही छोड़ दें। चलो, फिर सेकंड पॉइंट कौन बताएगा, जो डॉटेड लाइन वाला पॉइंट है। ठीक है, तो वो तो सबने एक सुर में सही बता दिया कि टी आर इज मैक्सिमम देन एम आर इज 0। ठीक है, तो ये तो सही हो गया बिल्कुल, डॉटेड लाइन वाला पॉइंट कि व्हेन टी आर इज मैक्सिमम एम आर इज 0। तो पहले पूछ लेता हूँ सबसे, तो 2 पॉइंट तक सब बच्चे संतुष्ट हैं? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। और थर्ड पॉइंट भी बताओ, डॉटेड लाइन के बाद क्या हुआ? टी आर फॉल्स, एम आर इज नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव को ब्रैकेट में लिख लेते हैं, एम आर लेस देन 0। ठीक है, तो बिल्कुल सही बताया जी आपने, बहुत बहुत मुबारका कि व्हेन टी आर फॉल्स देन एम आर जो है वो नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो पहले आप रिलेशन देखो कि तीनों पॉइंट से सब बच्चे बिल्कुल संतुष्ट हैं, कोई भी दिक्कत तो नहीं लग रही, डायग्राम से समझ आ गया इंग्लिश? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ऑनलाइन के चीज़ तो क्लियर है ना यहाँ तक? हाँ सही है, तो सही भेज रहे। तो टी आर और एम आर का रिलेशन जो है वो यही है, जो आपने लिखा और जो बनाया वो यही है। तो आप देखो तीनों पॉइंट, टी आर इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट तो एम आर फॉल बट पॉजिटिव, फिर जब टी आर मैक्सिमम हो जाता है तो एम आर 0 हो जाता है, फिर जब टी आर फॉल कर जाता है तो एम आर नेगेटिव हो जाता है। तो परफेक्ट रिलेशन है। इसमें 6 MCQ बनते हैं, बहुत ही प्यारे। या तो वो टी आर पूछ के बोल देगा एम आर बताओ, या एम आर दे के टी आर पूछ लेगा, है ना। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन गया 6 नंबर का। तो यहाँ तक अब हमें नीचे एक बादल बनाना है जिसमें हमें एक फॉर्मूला रटना है। तो आर का सिंबल बना लेते हैं, है ना। इसकी एप्लीकेशन नहीं करनी। एप्लीकेशन का मतलब है कि फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करने, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला लिखते हैं जी, एम आर इज इक्वल टू ए आर इंटू, हाँ अब ब्रैकेट में लिखना है जी, इलास्टिसिटी -1 डिवाइडेड बाय इलास्टिसिटी।
इलास्टिसिटी का सिंबल होता है ED। तो जिन जिन ने नहीं पढ़ा वो भी ना घबराएं, और जिन जिन ने पढ़ा वो भी ना घबराएं। ठीक है, तो जिन जिन ने नहीं पढ़ा वो पढ़ेंगे आगे, और जिन ने पढ़ लिया उनने तो पता ही है। तो ED मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये एक मिसलिनियस फॉर्मूला है, हमें एप्लीकेशन नहीं करनी। बस बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर कभी सदियों में 1-2 बार क्वेश्चन आया है, उसमें वो 4 फॉर्मूले देकर कहता है कि बताओ सही फॉर्मूला कौन सा। तो बस आपको ये वाले फॉर्मूले पे टिक लगाना है ना। तो ये तो खैर रटने के लिए हो गया, लेकिन मेन चीज़ ऊपर करते हैं। अच्छा, अब वो आगे जगह खाली छोड़ी थी आपने, वो मैंने भी तो खाली जगह छोड़ी, येलो, ब्लू और ग्रीन, वहाँ पे कुछ लिखना है ना। मेन चीज़ तो वहीं आएगी। अभी सारे MCQ के क्वेश्चन तो इसी में से आते हैं। पहले इसलिए नहीं बताया, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आता। तो अभी तक तो जो रिलेशन लिखे ये तो क्लास 11th के हैं। ये सब बातें तो अगर मैं आपको भी क्लास 11th के बच्चे को बुलाऊं, कहूँ कि भैया को सुनाओ, वो भी सुना देंगे। ये TR-MR के रिलेशन तो क्लास 11th में पढ़े हैं, लेकिन मेन क्वेश्चन उससे आएगा जो हमें वहाँ लिखना है। मेन क्वेश्चन उससे आएगा। फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं देखना हमें। एक बच्चा पूछ रहा है सर फॉर्मूले का डेरिवेशन, उसके लिए मेरे दोस्त सेंट स्टीफेंस में इको ऑनर्स करो, तब सिखाएंगे। हाँ अच्छा, तो अब चलें उधर क्या लिखना है। चलो तो उधर थोड़ा सा जूम कर देते हैं। सबसे बड़ा रिलेशन वही है, आज की दिन की USP यही है कि जब MR पॉजिटिव होता है ना, जब MR पॉजिटिव होता है तो उस समय इलास्टिसिटी जो होती है मतलब ED वो भी मोर देन 1 होती है। तो ये येलो येलो कलर मैच होना चाहिए ताकि याद रहे। तो जब MR पॉजिटिव होता है तो इलास्टिसिटी मोर देन 1 होती है ना। तो जिन जिन ने इलास्टिसिटी नहीं पढ़ी अभी चिंता मत करना, आप पढ़ लोगे, ठीक है। लेकिन हाँ कुछ होता है ऐसा समझ लो। फिर सेकंड पॉइंट, जब MR 0 होता है हाँ तो इलास्टिसिटी 1 होती। तो ब्लू कलर मैच। और बस अब तो तीसरा भी आप बता दोगे, जब MR लेस देन 0 होता है नेगेटिव तो इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है। तो ग्रीन कलर मैच। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पर बेस्ड आते हैं। अब इसको डायग्राम पर भी बना लेते हैं। इसको डायग्राम पर भी तो शो करना है। क्या हुआ, ये हड़कंप कैसे मचा? जब तक द्रोणाचार्य का आदेश ना हो तो तब तक ये भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, दुर्योधन ये क्या कर रहे हैं? अभी द्रोणाचार्य का पाठशाला खत्म तो होने दो, पहले ये यहां तक बना लिया। चलो अब इसको डायग्राम पे भी तो मार्क करवा दूं। आ जाओ ऊपर। डायग्राम पे कहाँ मार्क करवाओगे सर? तो चलो आपसे पूछता हूं, ये जो रेड कलर की डॉटेड लाइन दिख रही है, इस डॉटेड लाइन से पहले अगर पूछा जाए कि इलास्टिसिटी क्या है, हाँ तो इससे पहले है मोर देन 1। और डॉटेड लाइन के आगे अगर पूछा जाए इलास्टिसिटी, वेरी गुड, लेस देन 1। और डॉटेड लाइन वाले ही एग्जैक्ट पॉइंट पर पूछी जाए जहां पे हाथ के निशान बने हुए हैं तो इक्वल्स टू 1, राइट। तो डॉटेड लाइन वाले एग्जैक्ट पॉइंट्स पर जहां हाथ के निशान बने हुए हैं वहां पर अगर इलास्टिसिटी पूछी जाए तो इक्वल्स टू 1। तो ये रिलेशन पता होना चाहिए। तो पहले यहां तक मुझे बताओ कि सबको क्लियर है, कोई भी दिक्कत तो नहीं? चलो तो समझ आया आज का पूरा खेल? चलो ठीक है, तो अब पूरा कंप्लीट हो गया। तो आई होप सबको समझ आया अच्छे से। चलो ठीक है, तो आज बस यही करना है, तो रिवाइज करके रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट।